सुकून के साथ पढ़िए जनाब, चीज़ें याद भी होगी, समझ में भी आएगा और धीरे धीरे पाठ्यक्रम भी पूरा हो जाएगा, आत्मविश्वास भी जग जाएगा और आपको लगेगा उस रोज़ कि हाँ अब मैं कर सकता हूँ, सफल हो सकता हूँ। लेकिन सुकून के साथ पढ़ना सबसे ज़रूरी है। ये नहीं कि पाठ्यक्रम आपके ऊपर हावी हो जाए, प्रयास ये रहे कि पाठ्यक्रम के ऊपर आप हावी रहें हमेशा से, यानी कि सिलसिलेवार दृष्टि से धैर्य के साथ करते चले, अपने आप पाठ्यक्रम पर हावी हो जाएंगे। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। आज है अपना 7वां अध्याय। कक्षा 10 की क्षितिज पुस्तक चल रही है। 7वां अध्याय है गिरिजा कुमार माथुर साहब का। ठीक है, छाया मत छूना, वो कविता हम इसके अंदर देखेंगे। पहले इनका परिचय देख लेते हैं। इस पाठ में जो परिचय, इसके अतिरिक्त कुछ इनसे संबंधित चीज़ें वो भी मैं आपको नोट करवाता चलूँगा। देखिए, अनुरोध आपसे, लाइक कर दें वीडियो को, अभी नहीं किया, शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ में, और पहली बार देखने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी वाले निशान पर क्लिक कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और डिस्क्रिप्शन में कई साथियों की दिक्कत आ रही है ज्वाइन करने में, तो वो आप टेलीग्राम पर नाम क्या सर्च करेंगे, ये कवि आदि गणेश GANESH, और आगे हिंदी में लिखेंगे आप, देवनागरी लिपि में लिखेंगे हिंदी, कवि आदि गणेश हिंदी जो लिखना है वो देवनागरी लिपि में लिखना है। और 2200 से ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। बहुत समय पहले एक और चैनल बनाया था जिसमें केवल कवि आदि गणेश नाम है, तो आपको उसको ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि वो अब डीएक्टिव हो चुका है। आपको कवि आदि गणेश हिंदी जो है, जिसमें 2200 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, उसको ज्वाइन करना है। ठीक है, ये नाम सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्रारंभ करते हैं। गिरिजा कुमार माथुर साहब का जन्म होता है 1918 के अंदर। कहाँ पर? गुना, मध्य प्रदेश में। वहीं प्रारंभिक शिक्षा की हम बात करें तो झांसी, यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश में ग्रहण करते हैं शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा। 1918 में गुना MP में जन्म होता है, मध्य प्रदेश में। प्रारंभिक शिक्षा झांसी, उत्तर प्रदेश में होती है। और इसके बाद में MA अंग्रेजी व LLB की उपाधि लखनऊ से अर्जित करते हैं। MA अंग्रेजी में MA करते हैं, और LLB की जो उपाधि है वो लखनऊ से अर्जित करते हैं। तो पूछा जा सकता है, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, कि LLB की उपाधि कहाँ से अर्जित करते हैं? लखनऊ से अर्जित करते हैं। कौन? गिरिजा कुमार माथुर साहब। शुरू में कुछ समय तक वकालत करते हैं ये, बाद में आकाशवाणी और दूरदर्शन में कार्यरत हुए और निधन हो जाता 1994 के अंदर। माथुर साहब की प्रमुख रचनाएं, गिरिजा कुमार माथुर साहब की प्रमुख रचनाएं, नाश और निर्माण। ध्यान में रखिएगा, कई बार पूछी गई है। धूप के धान, शिलापंख चमकीले, भीतरी नदी की यात्रा, ये सभी क्या है? काव्य संग्रह है। तो लिख लीजिए काव्य संग्रह, ना कि कहानी, नाटक कुछ और विधा में है, काव्य संग्रह है ये। नाश और निर्माण, धूप के धान में नाश और निर्माण हो जाता है, और धूप के अंदर फिर शिलापंख जो चमकते हैं, और ये सब क्या है? भीतरी नदी की यात्रा है। ये क्या है? काव्य संग्रह हो गए। जन्मकेद, ये इनका नाटक है, जन्मकेद नाटक है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं, ये आलोचना ग्रंथ है। नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। इनकी और रचनाओं की हम बात करें तो एक आती है मंजीर, नोट कर लीजिए, काव्य रचनाओं में एक रचना आती है मंजीर। मंजीर के अलावा हम देखें तो धूप के धान आ गई, नाश निर्माण हो गया। एक आती है इनकी अपने कल्पांतर, जो कि महत्वपूर्ण है और पूछी गई कई बार। लिखिए कल्पांतर, और कल्पांतर का समय भी पूछा जाता रहा है, बाकियों का समय तो नहीं पूछा जाता रहा, न मिलता है। कल्पांतर का समय है 1983। ठीक है, कल्पांतर का। इसके अलावा मैं वक्त के हूँ सामने, ये भी नोट कीजिए। मैं, एक रचना और है इनकी, मैं वक्त के हूँ सामने।
मैं वक्त के हूँ सामने, ये भी कई बार पूछी गई है और इसका समय है 1990। नोट करते जाइएगा आप अपनी नोटबुक में। मैं वक्त के हूँ सामने 1990। मुझे और अभी कहना है, एक रचना और है, इधर लिख देता हूँ। मुझे और अभी कहना है, मुझे और अभी कहना है। इसका समय है 1991। आपके लिख लीजिए आप, 1991 है, ठीक है, 1991। बस ये हो गया। और इनकी एक विशेष बात ये है कि ये चलो आगे देख लेते हैं वो तो हम। ये इतनी रचना लिख ली। मंजीर है, इन पाठ की रचनाओं के अतिरिक्त आपको लिखना है, मंजीर लिखना है, कल्पांतर लिखना है, 1983 में थी ये। मैं वक्त के हूँ सामने 1990 और मुझे और अभी कहना है 1991। मुझे और अभी कहना है, ठीक है। और एक रचना और लिख लीजिए आप, पृथ्वी कल्प। पृथ्वी कल्प, पृथ्वी कल्प। आगे देखिए, नई कविता के कवि गिरिजा कुमार माथुर रोमानी मिजाज के कवि माने जाते हैं। नोट कर लीजिए इस लाइन को। गिरिजा कुमार माथुर किस प्रकार के कवि हैं? रोमानी मिजाज के, रोमांटिसिज्म के पुट इसमें रहता है, रोमानी मिजाज के कवि हैं। तो ये पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है। वे विषय की मौलिकता के पक्षधर तो हैं, परंतु शिल्प की जो विलक्षणता है ना, उसको नज़रअंदाज करके नहीं, कि जो शिल्पगत कला होनी चाहिए, शिल्प का जो समावेश होना चाहिए वो होना चाहिए उसमें। मौलिकता के तो पक्षधर हैं ही वो। चित्र को अधिक स्पष्ट करने के लिए वे वातावरण के रंग को बढ़ते हैं, और अच्छे से प्रेजेंटेशन हो कविता के अंदर, और अच्छे से अभिव्यक्ति हो, उसके लिए वो वातावरण के जो रंग है ना, वातावरण की चीज़ों को इंगित करते हैं। वे मुक्त छंद में ध्वनि साम्य के प्रयोग के कारण तुक के बिना भी कविता में क्या संगीतात्मकता है जो संभव कर सके हैं। ये गिरिजा कुमार माथुर की एक विशेषता होगी, आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि वे मुक्त छंद में भी, बिना किसी छंद का प्रयोग के, बिना छंद में बदे मुक्त छंद में भी ध्वनि साम्य इस प्रकार से प्रयोग किया है उन्होंने, उसके कारण तुक नहीं मिल रहा, फिर भी उनकी कविता में क्या मिलता है? संगीतात्मकता मिलती है। भाषा के दो रंग उनकी कविता में मौजूद है। वे जहाँ रोमानी कविताओं में छोटी छोटी ध्वनि वाले बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहीं दूसरी विशेषता यह उनकी कविता का रंग है, वो क्लासिकल मिजाज की कविताओं में लंबी और गंभीर ध्वनि वाले शब्दों को जो तरजीह देते हैं, तरजीह का अर्थ होता है महत्व देते हैं, स्थान है जो देते हैं। अब ये जो कविता है, अब देखिए यहाँ पर एक दो चीज़ और लिख लीजिए आप इनके संबंध में। जो इनकी रचना, मैं वक्त के हूँ सामने 1990, मैं वक्त के हूँ सामने, ये चीज़ लिख लीजिए आप, माफ़ करें, मैं वक्त के हूँ सामने, मैं वक्त के हूँ सामने। रचना काल क्या हो जाएगा इसका? 1990 बताया ही था मैंने आपको, 1990 तो इसका रचना काल है। लेकिन 1991 में ये रचना काल तो 1990, 1991 में इस रचना पर इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इसके ऊपर। तो मैं वक्त के हूँ सामने, इस रचना पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और एक आप ध्यान में रखें तो गंगाजल नाम की एक पत्रिका थी, गंगाजल, इसका भी इन्होंने क्या किया था? संपादन कार्य किया था। और एक बहुत ही बेहतरीन सवाल बनता है इनके विषय में, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गीत आप सबने सुना है। इस गीत के ये क्या है? रचनाकार है। हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गीत कविता के रूप में आपने प्रार्थना के रूप में गाया होगा स्कूलों में। तो ये गीत क्या है? अंग्रेजी का जो है वी शैल ओवरकम, इसका हिंदी अनुवाद है। अंग्रेजी का है वी शैल ओवरकम, इसका क्या है? हिंदी अनुवाद है हम होंगे कामयाब एक दिन। इसके रचनाकार कौन है? गिरिजा कुमार माथुर साहब। ये सवाल है जो कई बार पूछा गया है। हो गया मामला क्लियर? आगे बढ़े। इस अध्याय में छाया मत छूना,
ये जो कविता है इसके अंदर क्या है। अक्सर कविता के संदर्भ में जो चीज़ दी हुई होती है वो पूछ ली जाती है, ठीक है। छाया मत छूना, कविता के माध्यम से कवि ये कहना चाहता है, क्या कहना चाहता है कि जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। तो ये पूछा जा सकता है छाया मत छूना कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उसके अंदर मुख्य बात क्या है। तो जीवन में सुख और दुख दोनों की उपस्थिति है। विगत के जो पहले के जो सुख है उनको याद कर वर्तमान के दुख को और गहरा करना क्या तर्क संगत नहीं है। कवि के शब्दों में इससे क्या दुख है जो दूना होता है और बढ़ता दुगुना होता है। विगत की जो सुखद काल्पनिकता से चिपके रहकर वर्तमान से पलायन की अपेक्षा कठिन यथार्थ से रूबरू होना ही जीवन की प्राथमिकता होनी चाहिए। कि आज आप क्या हो उसको देखो, आप पहले सुख मिले चाहे दुख मिले, इसको हम अपनी पढ़ाई से भी जोड़ सकते हैं। पहले आप रीट में असफल हो गए, परसेंटेज ठीक नहीं बने, पहले कितने एग्जामों में सफल हुए या असफल हुए, उस चीज़ को तूल मत दो। आज आप क्या कर रहे हो और आगे आप आज जो करोगे उसी का परिणाम आगे आपको मिलेगा। तो पहले जो कुछ भी हो चुका, अच्छा बुरा सफल असफल कितना भी कुछ स्कोर रहा उसको छोड़ो। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी में जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप करना चाहते हो उसमें अटैक करो उस पर। तो रूप यथार्थ कठिन जो आज का यथार्थ आपको कितना ही कड़वा लग रहा हो, बोले कि पहले यार ये हो गया, आज के यथार्थ से रूबरू होना है जीवन की क्या प्राथमिकता होनी चाहिए। कविता जो है अतीत की स्मृतियों को भूल और वर्तमान का सामना कर भविष्य का वर्ण करने का संदेश देती है। और ये कविता आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है, मोटिवेशन का काम करते हैं यहाँ पर, यूँ समझ लीजिए। वह ये बताती है कि जीवन के सत्य को छोड़कर उसकी छायाओं से भ्रमित रहना जीवन की कठोर वास्तविकता से दूर रहना। मतलब सीधी सी बात आ है, आपने एक कविता बिया तो अलग अलग संदर्भ में आप जोड़ सका कविता, लेकिन आप रह गया पढ़वा पढ़ा बड़ा आदमी तो आपने तो अपना जीवन जोड़नी है कि पढ़ाई के मायना कविता अपन क्या मोटिवेट कर सके। आप आ कविता अपन क्या पहले तंग साथ के भी घटित हो ने, चाहे नंबर चौका बण्या चाहे खराब बण्या, बान साहब ने छोड़ो तूड़ी लगाओ वहाँ के, और आज आपने ज़बरदस्त करना और आगे आपने मामलों सेट करना है, ठीक है, बढ़िया तरीका एग्जाम निकालना है। तो बिन बा चीज़ है जो आ कविता अपन समझा बुचा रही है, बता बुचा रही है। कविता में रोमानी भावबोध की अभिव्यक्ति देखिए जो जा सकती है। वो तो युवाओं को परिचय कविता के संबंध के मायने काहे के रह को। अब आप कविता ने एक बार वाचन कर लिया, फिर शब्दार्थ देख लिया, और फिर है जो आप का भावार्थ देखा। देखो, छाया मत छूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। जीवन में है सुरंग सुदिया सुहावनी, छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तू उतना ही भरमाया। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। दुविधा हत साहस है, दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वर्ण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। ये थी कविता। अब देखिए इसके शब्दार्थ को, एक एक शब्दों का अर्थ बता देता हूँ जो कुछ कठिन है, और उसके बाद हम देखेंगे भावार्थ को। शब्दार्थ हम देखें तो देखिए यहाँ पर छाया जो है, छाया मत छूना, तो छाया यहाँ पर आया है भ्रम और दुविधा के लिए। छाया यहाँ पर किसके लिए आया है? भ्रम और दुविधा के लिए, ठीक है। छाया यानी भ्रम या दुविधा। अब मारवाड़ी में कहते रात में जावा ना क्या ना यार मन तो बड़ा छाया से दिखी, मतलब आगे वो भ्रम हो गया है कि यहाँ पर कोई है, ठीक है, उस संदर्भ में यहाँ पर है। दूना आप समझते हो, दुगुना, ठीक है, ये तो आप समझते हो। यहाँ के आगे सुरंग यानी सुंदर रंगों वाली,
सुरंग का यहाँ अर्थ है सुंदर रंगों वाली। ठीक है मामला। आगे हम देखें सुधियों का आपको पता ही है, स्मृति होता है, याद होता है। सुहावनी आप जानते हो, मन को अच्छी लगने वाली, बढ़िया। छवियों की छवियाँ आप कह सकते हैं। छवियाँ वैसे तो दृश्य को कहते हैं, फोटो को कहते हैं, रूप को कहते हैं, लेकिन यहाँ पर छवियाँ यादों में समाया हुआ रूप या कोई छवि, दृश्य। चित्रगंध, चित्र के साथ साथ उसकी गंध का होना। चित्रगंध क्या होता है? चित्र के साथ साथ उसकी गंध का होना, बिल्कुल फील होना वो चीज़। और फैली यानी प्रसारित होता है। मन भावनी भी। यामिनी, यामिनी का ध्यान में रखना, रात। यामिनी का मतलब क्या हो जाता है? रात। ठीक है, पूछा जा सकता है, आसान हालांकि। कुंतल, कुंतल कहते हैं, ये कुंतल शब्द देकर पूछा जा सकता है। इसका अर्थ कुंतल है बाल। कुंतल किसको कहते हैं? बालों को, केश को। ठीक है। छुअन पता है, स्पर्श हो जाएगा। जीवित क्षण है, जीता जागता, अनुभव ये हो जाएगा। आगे हम देखें इसमें तो वैभव, वैभव का अर्थ हो जाएगा अपने सुख साधन, सुख साधन, साधन संपन्न। ठीक है। सरमाया, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। सरमाया कह सकते हैं एक तरीके से पूंजी, सरमाया कह सकते हैं एक तरीके से पूंजी कह सकते हैं। भरमाया आगे आया जो, यानी भटका हुआ, भ्रमित हो गया। भरमाया यानी भटका हुआ। ठीक है। आगे हम देखें तो ये तो कुछ नहीं आगे। मृग तृष्णा, झूठा भ्रम। मृग तृष्णा यानी झूठा भ्रम, ये पूछा जा सकता है, झूठा भ्रम। और कृष्णा, यहाँ पर जो है कृष्ण, रात, एक रात कृष्णा है। कृष्णा का यहाँ पर आया है काली के लिए। कृष्णा मानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? काली रात। ठीक है, कृष्ण यानी काली के लिए आया यहाँ पर। यथार्थ वास्तविकता होता ही है। और सत्य पूजन यानी पूजा करना। ठीक है, ये तो है। आगे देखिए, आगे दुविधा का हो ही गया। हतसाहस या दुविधा माफ़ कीजिए, दुविधा हतसाहस का हो जाएगा। आप यूँ कहें कि मुसीबत के कारण साहस है जो आदमी का नष्ट हो जाना। कोई भी दुविधा आई, मुश्किल आई, संकट आए, उसमें उसका जो साहस है, दुविधा हत हो गई, बिल्कुल उस दुविधा के कारण हत हो गया क्या? साहस। ठीक है। और आगे पंथ नहीं, पंथ यानी रास्ता होता है, आपको पता है। देह, शरीर, वर्ण यानी स्वीकार, ये आप जरूर ध्यान में रख लीजिएगा। वर्ण का हो जाएगा आपके क्या? स्वीकार। ठीक है, भविष्य वर्ण में यहाँ पर वर्ण का हो जाएगा क्या? स्वीकार करना। तो ये तो हो गए शब्दार्थ। अब देखते हैं इसके भावार्थ को। तो यहाँ पर देखिए साथियों, कवि जो है, कवि अपने मन को संबोधित करते हुए कह रहा है, अपने मन को छाया मत छूना। अपने मन को कह रहा है कवि क्या? कि छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना। कि छाया को मत छूना, मन है जो दुख दूना होगा। यहाँ पर कवि कह रहा है कि तू जो है मन, तू ये बात सुन ले, ये बात मान ले मेरी, कि तू कल्पनाओं के संसार में मत भटक जाना, भ्रमित मत हो जाना। कल्पनाओं के संसार में भ्रमित मत हो जाना। पिछली जो तुम्हारी यादें हैं ना, उनकी कल्पना कर करके, उनको सोच सोच के तू भ्रमित मत हो जाना। छाया मत छूना मन, कि तू पिछली स्मृतियों को याद करके भ्रमित मत हो जाना। इससे क्या हो जाएगा? तेरा दुख है जो दूना हो जाएगा। हे मन, तू आपने पहली वाली बातें है ना ले ले, बन याद मत कर जे, बन याद करवा के चक्कर में पड़ गो, रीट में ओ योर बिक मायने ओ गो मारे साथ। तो बन सोच सोच तारो दुख है कहीं है दुगुण हो जा लो। या अच्छी चीज़ें भी तार साथ पहले गुजरी, अच्छी चीज़ें भी तुम्हारे साथ पहले हुई, और आज परिस्थितियाँ विपरीत है, उनको याद कर करके तू और दुखी हो जाएगा कि पहले क्या था अब क्या है। तो पुरानी बातें जो है, उनको कल्पनाओं के संसार में तू मत खो जाना कहीं पर भी, और उनको याद मत करना, नहीं तो क्या है, तेरा दुख क्या हो जाएगा? दूना हो जाएगा और बढ़ जाएगा। अब क्या क्या याद है जो नहीं करना? देखिए, जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावनी,
छवियों की चित्रगंध फैली मनभावनी। कवि यहाँ पर क्या कर रहा है कि मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी जो मन भावन मधुर यादें समाई हुई है। जीवन में है सुरंग सुधियाँ सुहावने। सुरंग यानी मैंने बताया सुंदर, और सुधियाँ यानी यादें। कि मुझे पता है कि तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे यानी कवि के जीवन में, कि क्या रंग बिरंगी बहुत मन को भाने वाली, सुहाने वाली, सुंदर सुंदर क्या स्मृतियाँ हैं तुम्हारे जीवन के अंदर, मुझे पता है। और छवियों की चित्रगंध फैली मन भावनी। और तुम्हारे हृदय के अंदर, तुम्हारे मन के अंदर है ना, ऐसे ऐसे चित्र है जो छपे हुए हैं पहले के, ऐसी स्मृतियाँ, ऐसी सुधियाँ, ऐसी छवियाँ, ऐसे दृश्य है जो तुम्हारे मन के अंदर है, जो छपे हुए हैं, वो जो तुम्हें क्या है, बहुत ही अट्रैक्ट करने वाले हैं, मन को भाने वाले हैं। या यूँ कहीं हम कह सकते हैं कि तुम्हारे उनके साथ जो तुम्हारे मन को अच्छी लगने वाली जो यादें हैं ना, वो है जो सारी जुड़ी हुई है। अब उनको भी तुझे याद नहीं करना, नहीं फिर दुख दूना होगा। और क्या क्या याद नहीं करना, कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कि तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी। यहाँ पर कवि बता रहा है कि तुम्हारे मन के साथ में जो अच्छी लगने वाली जो गंध है ना, गंध भी तुम्हारे तन मन को मस्त कर देती है। अब कौन सी? तन सुगंध शेष रही, कि उसके जो तुम्हारी प्रिया थी, जो प्रेमिका थी, उसकी जो यादें हैं उनके अंदर तू जी रहा है। उसके जो तन की जो गंध है ना, जब तू उस समय उससे मिलता था, और जो उसके शरीर की, जो उसके तन की गंध थी ना, वो बाकी रही है केवल। तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कि उसके तन की जो गंध है ना, वही तुम्हारी यादों में, कल्पनाओं में केवल वही रही, और तुम उसी को महसूस करते हो कि उसकी ऐसी, उसके तन की ऐसी खुशबू थी, वो पास आती थी तो मुझे ऐसा लगता था, वैसा लगता था। और इस प्रकार पुरानी यादों में डूब कर क्या, ये पूरी की पूरी रात है जो बीत जाती है। बीत गई यामिनी, सारी रात भर बैठा बैठा तो सोचता रहता है कि उस समय हम मिलते थे, हम वहाँ जाते थे, वहाँ वो जूस पीते थे, वो करते थे, जो उसके तन की गंध है तुम उसे महसूस कर लेते हो। और ये सारी कल्पनाएं करते करते, याद करते करते जो रात है जो क्या है, बीत जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि समय गुजर जाता है। ठीक है। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कुंतल के फूलों की, कुंतल यानी बाल, कुंतल यानी बाल, केश, तो कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। कवि को अपनी जो प्रेमिका है, प्रिया है, लवर है, उसके बालों में जो लगे पुष्प गुच्छ है ना, वो याद आते हैं। कुंतल के फूलों की याद बनी चांदनी। उस कवि को अपने प्रेमिका के बालों में जो पुष्प लगे हुए रहते, पुष्प गुच्छ जो लगे हुए रहते, वो याद आते हैं, जो आज भी क्या एक तरीके से चांदनी बनकर उसके मन को क्या भ्रमित किए हुए हैं। कुंतल के फूलों से याद बनी चांदनी। फूलों में जो वो बालों में जो फूल लगा कर आती थी, वो भी आज एक तरीके से चांदनी, याद बनी चांदनी। तो वो भी एक प्रकार से चांदनी है जो बनी हुई है याद के अंदर। ठीक है। भूली सी एक छुअन बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कवि को अपनी जो प्रेमिका है उसकी भूली हुई छुअन का एहसास होता है। कभी भूतकाल के अंदर उसने स्पर्श किया होगा अपनी प्रेमिका को, प्रेमिका ने उसको स्पर्श किया होगा तो वो पहले की एक छुअन है जो उसे याद आती है। और बनता हर जीवित क्षण, छाया मत छूना। और वो छुअन का जब एहसास होता है तो ऐसा लगता है मानो कि जीवित होकर सामने खड़ा हो जाता है। वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल प्राण आ गया उसके, ऐसे महसूस करता है कि उसने मुझे छुआ था। वो एक तरीके से प्राण से आ जाते हैं, उसमें ऊर्जा से आ जाती है। परंतु छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। परंतु फिर भी ये यादें हैं जो एक तरीके से छाया के समान ही है, भ्रमित करने वाली है, दुविधा में डालने वाली है। और इनमें जीने से मन को क्या है, दुख है जो दुगुना ही होगा। इसलिए इनसे क्या रहना है, तुम्हें दूर ही रहना है, दूर ही रहना उचित है। छाया
में मत पड़ना, इन कल्पनाओं में, स्मृतियों में मत पड़ना है। पहले क्या यादें थी उनमें मत पड़ना तुम, नहीं तो तुझे दुख और दुगुना होगा। सीधी सी बात आ है, अपना 3 गहराई लेबा की जरूरत को नहीं। ये पूरी कविता का मायने बात आई है जी, मैं सारांश में पहले कियो। भूतकाल में आपके साथ जो जो भी घटा ना, अब प्रेमी प्रेमिकाओं को तो आपको ये सारा पढ़ते याद आ गया होगा कि वहाँ जाते थे वहाँ जाते थे, अब वो बिछड़ गई है किसी भी कारणवश से, उससे अलग हो गए हो, अलगाव हो गया, और आज आप अब सोचते हो कि यार उस समय ऐसे करते थे, तो आप कमरे में बैठे और कभी उसको याद करते रहते हो, तो फिर पल भर का सुख मिलता है, फिर ज़्यादा तड़प होती है, अरे यार क्या यादें थी क्या नहीं थी। वो सारी की सारी बातें यहाँ पर कवि साहब कर रहे हैं अपने, सीधा सा मामला ये है। लेकिन अपने को तो इसको प्रेमिका से नहीं जोड़ना है, अपने को तो अपनी पढ़ाई से जोड़ना है कि भूतकाल में जो कुछ भी हुआ ना, हमें उसको याद नहीं करना है, और आगे की हमें तैयारी करनी है। ठीक है, आगे देखिए। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया, जितना ही दौड़ा तुम उतना ही है जो भरमाया। कवि यहाँ पर आज का बोध करवाता है, प्रेजेंट को बताता हुआ कहता है कि इस संसार में न तो यश का कोई मूल्य है न धन वैभव का। यश है या न वैभव है, मान है न सरमाया। कि यहाँ पर इस संसार में न तो कोई यश का मूल्य है, न कोई धन वैभव का मूल्य है, न मान सम्मान से कोई संतुष्टि मिलती है, न कोई मान सम्मान से संतुष्टि मिलती है, न कोई पूंजी से मिलती है। ठीक है, धन वैभव से, यश से कोई मतलब नहीं है, वैभव का कोई मोल नहीं है, मान सम्मान का कोई अस्तित्व नहीं है, न कोई पूंजी उंजी, इनसे सबसे संतुष्टि मिलती है। ठीक है, जितना ही दौड़ा तो उतना ही भरमाया। कि मनुष्य इस संसार में रहते हुए जितना भी इन चीज़ों के पीछे भागता है ना, यश के, वैभव के, मान सम्मान के, पूंजी के, जितना भी इन चीज़ों के पीछे दौड़ता है ना, उतना ही क्या है, वो भटकता चला जाता है, इस जाल में जो फंसता चला जाता है, भ्रमित होता चला जाता है। क्योंकि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, क्योंकि प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा है, और हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। क्योंकि जो भौतिक वस्तु है ना, ये व्यक्ति को क्या भरमाती है, और यहाँ पर प्रभुता का जो शरण बिंब है ना, ये केवल एक तरीके से मृग तृष्णा है। यानी बड़प्पन आने की जो कामना है ना, ये भी एक क्या विडंबना ही है। प्रभुता का शरण बिंब केवल मृग तृष्णा, प्रभुता यानी एक तरीके से बड़प्पन आने की जो भावना है, बड़प्पन आने की कामना, जो क्या एक विडंबना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये केवल क्या है, मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा यानी जैसे कि मैंने आपको बताया, झूठा भ्रम, या यूँ कह सकते हैं छलावा। एक तरीके से क्या है, छलावा है कि मेरे पास ये है और वो है, ये सारा का सारा। लेकिन सत्य क्या है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है। सत्य तो यह है कि हर चांदनी रात के पीछे एक गहरी रात है जो छिपी हुई है। चंद्रिका यानी हर चांदनी रात के पीछे क्या है, एक काली रात है जो छिपी हुई है, उसके बाद में ये प्रकाशमान हो रही है। ठीक है, मतलब कह सकते हैं हमें इसका आशय हम ये लगा सकते हैं कि हर सुख के पीछे एक दुख छिपा रहता है। आज जो मुस्कुराता हुआ चेहरा देख रहे हो आप, आज जो मुस्कुराता हुआ चेहरा कहीं देख रहे हो आप, आपको मालूम नहीं है उसके पीछे ज़ख्म कितने गहरे हैं, तकलीफ़ें कितनी गहरी है। ठीक है, तो हर सुख के पीछे कोई ना कोई दुख है जो छिपा रहता है। आगे, जो है यथार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। मतलब कि कल्पनाओं के सुख में तुम्हें भटकना नहीं है, कल्पनाओं में तुम्हें सुख नहीं खोजना है, तुम्हें तो आज के जीवन का जो यथार्थ है उसका पूजन करना है। तुम्हें तो यथार्थ को समझना है, आज की जो सच्चाई है उसको झेलने के लिए तुम्हें जो समर्थ बनना है, उसको झेलने के लिए आगे बढ़ना है, तुम्हें तैयार रहना है। इसलिए छाया मत छूना मन होगा, भूल से भी तू है ना अपने भूतकाल की चीज़ों में क्या क्या तेरे साथ अच्छा बुरा घटित हुआ उसके बारे में तुझे नहीं सोचना है, भ्रमित नहीं होना है, नहीं तो क्या हो जाएगा, तेरा दुख है जो और दूना हो जाएगा, और बढ़ जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं किया तो शेयर कीजिए, और पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। आगे की पंक्तियां देखते हैं।
दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं। दुविधा हत साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। कवि यहाँ पर क्या कहता है कि तुम्हारा साहस, मन की जो दुविधाएं हैं ना उनके कारण नष्ट हो गया। दुविधा हत साहस है, दुविधाओं के कारण तुम्हारा साहस जो हिम्मत है वो क्या हो गई है, नष्ट हो गई। और दिखता है पंथ नहीं, और अब क्या है जिसके कारण तुम्हें आगे बढ़ने का कोई भी रास्ता है जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, देह सुखी हो पर, इसी कारण से चाहे तुम्हारी देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। तुम इसी कारण से चाहे तुम्हारा शरीर भले ही सुखी हो परंतु तुम्हारे शरीर में जो असीम दुख समाये हुए ना, या यूं कह सकते हैं उसका कोई अंत नहीं है। अर्थात सुख सुविधाओं के होते हुए भी तुम मन से हैं जो खुश नहीं है जो होते हो। आज तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम भूतकाल में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे पड़े रहोगे तो देह से सुखी होते हुए भी मन से दुखी ही रहोगे। तो उन चीज़ों में नहीं पड़ना है आपको। आज में जिए, भविष्य ज़बरदस्त होगा। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। आगे कवि क्या कहता है कि तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद ऋतु आने पर आकाश में चांद नहीं खिला। दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर। क्या तुम्हें इस बात का दुख है कि शरद ऋतु आने पर आकाश में चांद नहीं खिला? मतलब कि प्रसन्नता के सुअवसर पर भी तुम अपने मन से खुश न हो सके। प्रसन्नता का कोई मौका मिला, तुम्हें खुश होने का भी मौका मिला, तब भी तुम खुश नहीं हो सकती। देखिए यहाँ पर बड़ी कमाल की सीख मिल सकती है। आज आप किसी भी चीज़ से अगर खुशी मिलती है, आपको कोई भी चीज़ ऐसी प्राप्त होती है जिससे आपको क्या मिलती है, खुशी मिलती है, लेकिन उस मिलने वाली खुशी, आज की खुशी के अंदर अगर भूतकाल की चीज़ों को लेकर बैठ जाओगे, उनको सोचने लग जाओगे इस खुशी में, काश वो ऐसे होता वो ऐसे, तो फिर इस खुशी को भी आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। उनके पीछे जो पड़े रहोगे, घुसे रहोगे। छोड़ो, पहले वाले लपड़े में पड़ो ही मत अपने, तो आज को जियो। ठीक है मामला। तो इसका आशय यही है कि जो आप आज जो प्रसन्नता हो रही है, तो खुशी है, ये सुअवसर है प्रसन्नता का, इसमें भी तुम अपने मन से जो क्या खुश नहीं हो सके। क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। आगे कवि क्या कह रहा है कि यदि रस में बसंत के चले जाने के बाद में भी अगर फूल खिले ना, तो उन खिलने वाले फूलों से क्या फ़ायदा। कि बसंत, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, कि बसंत के अंदर जो फूल खिलता है ना, जब मादकता भरी रहती है, मन को जो चीज़ें अच्छी लगती है, उस समय उसके बाद में अगर कोई फूल खिलता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यानी कि जिस काल में, जिस समय में मनुष्य को जो चीज़ पसंद होती है, या यूँ कहें जो प्रिय है, यहाँ पर जो प्रेमिक है, उसका सामीप्य जो है, साथ जो मिलना चाहिए था, वो है जो नहीं मिला। उस समय, जिस समय तो मिलना चाहिए उस समय नहीं मिला, और बाद में मिला, तो उसका कोई है जो कोई फ़ायदा नहीं है। उसका जो बाद में मिलने का जो सुख है, वो सुख की बजाय क्या है, दुख ही पहुँचता है बाद में मिलने पर। ठीक है, जिस समय ज़रूरी था उस समय नहीं मिला, और बाद में वो मिल जाता, सब कुछ होने के बाद में मिलता है, तो जो ज़्यादा है जो दुख ही होता है। जो न मिला भूल उसे कर तू भविष्य वरण। जो न मिला भूल, कि तुम्हें अब तक जो नहीं मिला ना, उसको तो क्या भूल जा तू। जो भी तुझे, जो भी व्यक्ति, जो भी तुम्हारी प्रिया, प्रेमिका, चीज़, ड्रीम, सपने अभी तक जो नहीं मिला ना पहले, आज से पहले, उस सबको तो क्या तू भूल जा, और कर तू भविष्य वरण। और तू क्या अपने भविष्य को संभालने के लिए, भविष्य को सुधारने के लिए जो प्रयत्न कर, अब इस बात को स्वीकार कर। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। कि है छाया, मतलब कि तुम भ्रमित मत होना, दुविधाओं में, कल्पनाओं में विचरण मत करना, क्योंकि नहीं तो तेरा मन है जो और ही दुखी होगा। ठीक है, आपको तो पॉजिटिव वे में लेना है अपने परीक्षा को जोड़ते हुए। अब यहाँ पर देखिए, लगभग सब जगह आपको छायावादी शैली मिल रही है। आपको एक सबसे पहले हमने देखा, यहाँ पर देखिए, जो दुख दूना आ रहा है बार बार, दुख दूना, यहाँ पर क्या, कौन सा अलंकार हो जाएगा? दुख दूना के अंदर जो बार बार आ रहा है अलंकार हो जाएगा यहाँ पर अनुप्रास। ठीक है, दुख दूना के अंदर आपके ये अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। इसके बाद में हम बात करें तो जो भी है ये अपने छाया, मृग तृष्णा, चंद्रिका, रात कृष्णा, इन सब का प्रतीकों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। और आगे क्या देखें इसमें,
माधुर्य गुण देखने को मिलता है आपको। एक तरीके से कहीं कहीं निराशा भावना भी देखने को मिलती है कि छाया, अगर तुम भ्रमित हो जाएगा पुरानी यादों में, निराशावादी भावना भी देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हैं सारी। और दुख है न चांद रात आने पर, यहाँ पर रूप का तिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है मामला, दुख है न चांद खिला शरद रात आने पर, एक तरीके से रूप का तिशयोक्ति अलंकार देखने को यहाँ पर मिला है। हम अतिशयोक्ति अलंकार जब भी आगे पढ़ेंगे अनुप्रास वगैरह, तो इन चीज़ों को और डिटेल से हम देखेंगे। तो ये तो हो गया पाठ। अब इसमें शब्दार्थ क्या है, हालांकि मैंने सारे शब्दार्थ आपको बता दिए हैं। छाया, भ्रम, दुविधा, सुरंग, रंग बिरंगी छवियों की चित्रकन, चित्र की स्मृति के साथ उसके आसपास गंध का अनुभव, यामिनी, तारों भरी चांदनी रात या रात, कुंतल यानी लंबे केस, सरमाया पूंजी, प्रभुता का शरण, बड़प्पन का एहसास, दुविधा, हत साहस होते हुए भी दुविधाग्रस्त रहना। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, प्रसिद्ध गीत जो है वीर शेल ओवरकम का हिंदी अनुवाद हम होंगे कामयाब शीर्षक ने गिरजा कुमार माथुर साहब ने किया था। तो ये था अध्याय कंप्लीट। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, पहली बार देख रहे हैं तो सभी दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब कीजिए, घंटे वाले निशान पर क्लिक कीजिए, ऑल लिखा हुआ आएगा ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको नाम देख लीजिए। अगर उस लिंक से आप नहीं जा पहुंच पाते हैं, एरर आता है, कभी कभी आ जाता है, तो कवि आदि गणेश और हिंदी ये नाम सर्च करना आप। हिंदी को आपको इसको देवनागरी में ऐसे लिखना है, ठीक है, कवि आदि गणेश हिंदी ये नाम सर्च करना, तो टेलीग्राम आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। फिर मिलता हूँ शाम को 8 बजे वाली क्लास में।